ऑडियो देना सर, ऑडियो देना भाई, स्पीकर ऑन करना। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर और कुल्लू में आए थे और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो बिलासपुर में स्थापित हुआ है उसका उद्घाटन करने आए थे। आप लोग जानते हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये एम्स बिलासपुर में बना है इसकी प्रपोजल यूपीए गवर्नमेंट 2 के समय में रखी गई थी, क्योंकि ये फैसला उस वक्त लिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा देश के अंदर हर राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, आईआईटीज, आईआईएम्स और फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट दिए जाएंगे। तो उसी कड़ी में एम्स का भी प्रपोजल आया और ये हमारी सरकार जब 2014 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की रहनुमाई में हिमाचल प्रदेश में थी, उस वक्त दिसंबर 2014 की कैबिनेट में इसके लिए भूमि का चयन और दूसरी जो जरूरी प्रक्रियाएं थी वो इसके लिए की गई। लेकिन देश के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त आ गई थी, उन्होंने ये श्रेय कांग्रेस पार्टी या उसकी सरकार को ना जाए इसलिए इसको डिले करने की कोशिश की और 2017 में इसका शिलान्यास हो पाया। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि देश की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना इसका जो पूरी तरह से जो इसकी फंक्शनिंग होने चाहिए था एम्स का, ये 750 बेड एक हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी होगा, अन्य सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन उन चीजों का ध्यान न रखकर सिर्फ ओपीडी कुछ विभागों की शुरू करके इसका जो है उद्घाटन किया गया, जो कि बहुत ही दुखद है। हम एम्स का तो हम स्वागत करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारी पार्टी के योगदान और हमारे नेतृत्व के योगदान की वजह से ये मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन जिस तरह का इसका होना चाहिए था प्रारूप वो ना हुआ। इन्होंने चुनावों के दृष्टिगत जल्दबाजी में ये फैसला लिया कि इसका उद्घाटन किया जाए, जो कि गलत है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा लगाव रहा है, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 5 वर्ष पूर्व भी जब वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आए थे तो चुनावों से पहले तो उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे हिमाचल प्रदेश की जनता से किए थे, जो कि आज तक धरातल पे नहीं उतरे हैं। इन्होंने कहा था बागवानी को लेकर कि ये ड्यूटीज को बढ़ाएंगे ताकि यहाँ का सेब अच्छे दाम पे बिक सके, और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की बात की। जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें सेब के जूस को मिलाने की बात की ताकि लोगों की आमदनी बढ़े और सेब की खपत बढ़े। इसी तरह से इन्होंने और बहुत सारे जो वादे हैं वो हिमाचल प्रदेश की जनता से किए थे। लोगों को विश्वास था कि शायद आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ महंगाई पर, बेरोजगारी
जो कि हमारी ज्वलन समस्याएं देश और प्रदेश के अंदर हैं, उस पे वो अपने विचार रखेंगे। उसके बारे में कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे। ओपीएस से हिमाचल प्रदेश का एम्प्लॉय ओपीएस की मांग को लेकर पिछले बहुत समय से सड़कों पे है, उसको लेकर वो बात करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता को एक बार फिर से निराशा लगी है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की हमारी महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी आगामी 10 अक्टूबर को सोलन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। इसके लिए ये हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जो शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको लेकर ये सभा होगी और हमारा सभी ब्लॉक स्तर पर इस रैली को लेकर कार्य चल रहा है। इसकी सफलता के लिए काम किया जा रहा है और हमें पूरा उम्मीद है कि ये सफल आयोजन होगा। साथ ही इसके साथ साथ मैं कुछ बातें शिमला के बारे में भी करना चाहूंगा, क्योंकि शिमला को लेकर समय समय पर हमारी सरकार और हमारे जो यहाँ से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं माननीय सुरेश भारद्वाज जी, जो विधायक भी हैं, वो कई तरह की बातें करते रहते हैं और वो अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, खास करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इसका जो प्रचार प्रसार किया गया कि शिमला का आने वाले समय में 2017 की बात है कि शिमला का आने वाले समय में कायाकल्प हो जाएगा। एक ये बहुत ही सुंदर जो ये शहर है, इसको और 4 चांद लगेंगे। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को सुचारू रूप से मिलेंगी। लेकिन हमें खेद है कि आज स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसका भी समय खत्म होने वाला है 1-2 महीने के अंदर। लेकिन धरातल पे क्या उतरा है वो आप लोग सब भली भांति जानते हैं। अगर हम शहर का दौरा करें, देखें, तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर मैं एक बात करना चाहूंगा, जो इस साल भी एक सर्वे भारत सरकार के द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर किया गया था, उसमें भी हम अभी भी 56वें पायदान पर शिमला है, जो कि एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हमने ये कल्पना की थी कि शिमला एक बहुत ही जो सुंदर एक ऐतिहासिक शहर है और इसकी जो गरिमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन सरकारों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पर ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये लगभग 3000 करोड़ रुपए का था और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार को भी अपना योगदान देना था। लेकिन हमारी सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही 65,000 करोड़ रुपए के कर्जे पे दबी हुई है। वो कहां से इसके लिए पैसा मुहैया करा पाएगी? तो ऐसा ही हुआ, ये ना हो पाया और आज शहर का आलम यह है कि जगह जगह पर जो बेसिक चीजें अगर हम सुंदरता को लेकर लें तो शिमला में आप देखेंगे सारे बाजारों के अंदर, मोहल्लों के अंदर की बिजली की तारें, केबल, वायर्स हवा में लटकी हुई हैं। अगर हम ऊपर को देखें तो आसमान की जगह हमको तारें ही नजर आती हैं हर जगह पर। सीवरेज और ये ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से यहाँ पे ड्रेनेज कोलैप्स हो गया है। बरसात के दिनों में हमने देखा कि जगह जगह पर पानी जो है सड़क के ऊपर से बह रहा था और कईयों के घरों में घुस गया, दुकानों में घुस गया, दफ्तरों में घुस गया। तो ये तो हमारी स्मार्ट सिटी का हाल है। मतलब ये हमने इसको इतना बदतर बना दिया है कि ये तो आम जनता के रहने लायक भी नहीं है। यहाँ पे डिकंजेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुदृढ़ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इन्होंने जो 5 साल पूर्व
अपना घोषणा पत्र भी शिमला के लिए जारी किया था। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं श्री सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने ये अपने जो घोषणा पत्र उसमें कहा था कि हम शिमला को 24 घंटे पानी मुहैया कराएंगे। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ कि क्या शिमला के अंदर किसी भी वार्ड में 24 घंटे पानी मिल रहा है? आलम यह है कि पिछले दिनों में 5-5 दिन भी कई जगहों पे पानी नहीं मिला। तो ये जो हम अगर मूलभूत सुविधाएं ही हम अपने नागरिकों को शहर के अंदर ना उपलब्ध कर पाए तो ये हमारा बहुत ही बड़ा फेलियर है। और इसके लिए हमारी जो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वो इसके लिए जिम्मेवार है, वो इसके लिए दोषी है। और आने वाले चुनाव में लोग अवश्य उनसे इस बात का जवाब मांगेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपका कोई सवाल हो तो